नमस्कार दोस्तों। जो कल हमने लेसन किया था लेजिस्लेचर पे, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दो वीडियो में वो पूरा हो गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनका कंपैरिजन किया जाए। इससे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा पहले लेसन का, और कंपैरिजन भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें यह देखना है कि हमने बताया भी था कि लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और डिसॉल्व ना करें तो उनकी जो कार्यावधि है लोकसभा की वो 5 साल है, जिसको बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में पार्लियामेंट द्वारा एक बार में 1 साल। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भंग नहीं की जा सकती। फिर उसके सदस्य कैसे खत्म होते हैं, सदस्य का कार्यकाल कैसे पूरा होता है, उसके लगभग 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और इस तरह से बॉडी नए उनकी जगह इलेक्ट होते रहते हैं और वो चलती रहती है कंटिन्यूअस। कुछ पुराने कुछ नए सदस्य बारी बारी से ऐसे चलते रहते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। अब आप ये पूछेंगे कि शुरू में कैसे हुआ होगा। 1952 में जब राज्यसभा बनी, एक बार में आ गए। उन दिनों में 216 सदस्य होते थे, आजकल जैसे 250 हैं। 216 सदस्य एक बार आ गए। अब उनको कैसे रिटायर करें, किनको पहले 2 साल में करें, किनको फिर 2 साल में करें, ऐसे डिसाइड किया गया था। कुछ सदस्यों को 2 साल बाद ही रिटायर कर दिया गया, 1954 में ही रिटायर कर दिया गया 1/3 को। उनकी जगह नए ले लिए गए। दूसरे 1/3 को 1956 में रिटायर कर दिया गया, उनकी जगह नए ले लिए गए। और जो तीसरा 1/3 बचा, उसको 1958 में रिटायर कर दिया गया और उनकी जगह नए ले लिए गए। उसके बाद से हर सदस्य राज्यसभा का जो एक परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट इलेक्ट होते हैं, वो 6 साल के लिए काम करते हैं। तो पहले हमने किया कि ये परमानेंट बॉडी है, और ये एक टेम्परेरी बॉडी है। इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। इसके सदस्य 5 साल में, 5 साल के बाद, या हो सकता उससे पहले, जैसे ही लोकसभा भंग होगी उसके बाद ही वो अपने आप रिटायर हो जाते हैं। दूसरा जो फर्क इसमें है वो ये है कि इसके जो सदस्य हैं, अभी हमने बताया कि 6 साल के लिए एक ऐसे सदस्य जो परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट आए हैं, वो 6 साल के लिए काम करते हैं। इसके 5 साल के लिए काम करते हैं। इसी तरह से अगर इसमें कोई वैकेंसी रेजिग्नेशन या डेथ के कारण हो गई है, उस पे जो सदस्य आएंगे, वो जो सदस्य रिटायर हुए हैं या जिन्होंने रिजाइन किया है, उनका जितना कार्यकाल बचा हुआ है उसको कार्यकाल को पूरा करने तक ही सदस्य रहेंगे। इसमें भी बीच में जैसे मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा भंग होती है, तो सारे ही भंग हो जाते हैं, एक साथ सभी की सदस्यता खत्म हो जाती है। तीसरी जो बात है वो है कि इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं।
ये तीसरा फर्क है। और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। चौथा जो फर्क है वो इनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के नॉमेनक्लेचर का है। जो अध्यक्षता करेंगे, जो राज्यसभा में अध्यक्षता करते हैं, वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है। और इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। अब इनके इलेक्शन के प्रोसेस में भी थोड़ा सा फर्क है। हमने बताया था कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, पदेन हैं। वो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता ही होगा शायद, कि उप राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है उसमें सारे संसद सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी, राज्यसभा के सदस्य भी। इसका मतलब इनके जो चेयरमैन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं करते, लोकसभा के सदस्य भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका भी से राज्यसभा के चेयरमैन की इलेक्शन में होता है। ये खास बात है इसमें। लोकसभा मेंबर्स आल्सो पार्टिसिपेट, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, राज्यसभा का कोई रोल उसमें नहीं होता। अब ये अगर इलेक्शन में ये फर्क है तो रिमूवल में भी ये होगा। इनके अगर चेयरमैन को या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो लोकसभा भी इन्वॉल्व रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हटाने का प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जब राज्यसभा उसको प्रस्ताव को पास कर देगी फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा भी अगर सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, वो हटे हुए माने जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव लाएंगे उनको हटाने का, और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो हटे हुए माने जाएंगे। अगला फर्क, जो मिनिमम एज है सदस्य बनने के लिए वो 30 साल है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसका मतलब राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो वरिष्ठ होते हैं, उम्र में ज्यादा होते हैं, रिलेटिवली एवरेज एज राज्यसभा के सदस्यों की ज्यादा होती है। अगला जो फर्क है वो इनकी पावर से रिलेटेड है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। जब लोकसभा पास कर देगी मनी बिल को तब वो कंसिडरेशन के लिए राज्यसभा के पास आएगा, राज्यसभा उस पर विचार करेगी, उसके बाद अपनी सिफारिश बनाकर वापस लोकसभा को भेजेगी। लोकसभा उन पे विचार करेगी, जो सुझाव और जो रिकमेंडेशन आएंगी, और फिर इनकी मर्जी है माने या ना माने। अगर उनको मान ले और प्रस्ताव पास कर दें तो इनकी भी बूझ रही, और अगर ये करें कि नहीं इनको नहीं मानते हम वैसे ही प्रस्ताव पास करेंगे तो वो भी प्रस्ताव पास माना जाएगा। बाकी जो दूसरी तरह के बिल हैं मनी बिल के अलावा वो यहां भी पेश हो सकते हैं, यहां भी पेश हो सकते हैं। 2 बिल और ऐसे हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, जो राज्यसभा को अलग से पावर है।
लेकिन बाकी जो बिल हैं वो इनमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। और कुछ मुद्दों को छोड़कर, कुछ मुद्दों क्या, जो संविधान में संशोधन है उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, कोई बिल है, उस बिल को छोड़कर कोई भी अन्य बिल दोनों सदनों की अगर असहमति लेके आ जाए तो दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। और उसमें क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो इसका जो से है ज्यादा रहता है लोकसभा का। लेकिन अगर संविधान के संशोधन से रिलेटेड कोई बिल है, वो दोनों सदनों में पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये मनी बिल का हो गया। इसके बाद अब मैंने बताया था ना कि कुछ पावर ऐसी हैं जो सिर्फ राज्यसभा को है, और उनमें एक पावर यह है कि अगर राज्यसभा के को लगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए, ऐसे विषय पे कानून बनाए जिस विषय पे राज्यों की असेंबली या राज्यों की जो विधान परिषद है उनको बनाना चाहिए। यानी जो कल हमने 7th शेड्यूल में जो लिस्ट बताई थी 3, उनमें जो सेकंड लिस्ट थी, जो स्टेट लिस्ट जिसको बोलते हैं, स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है उस पे नियम बनाने की, विधान बनाने की आवश्यकता नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा को लगे तो राज्यसभा एक रेजुलेशन पास करेगी, कहेगी कि इस पे कानून बनना चाहिए, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट इस पे पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। जब ऐसा रेजुलेशन राज्यसभा पास कर देगी, उसके बाद वो रेजुलेशन 1 साल तक वैलिड रहता है। उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों उस तरह के बिलों पर विचार करके एक कानून बना सकते हैं, और ऐसा आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। यह राज्यसभा को स्पेशल पावर है ऐसा रेजुलेशन बनाने की जिसमें वो रिकमेंड करे कि नेशनल इंटरेस्ट में है किसी स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाए। ऐसा रेजुलेशन रिकमेंड करने का लोकसभा को नहीं है। जो बिल आएगा इस रिकमेंडेशन पे, उस पे तो लोकसभा को पावर है विचार करने की, पास करने की या ना पास करने की, लेकिन सिफारिश करने की पावर नहीं है। इसी तरह का एक और सिफारिश करने की जो पावर है, अधिकार है, वो और भी है राज्यसभा को, वो है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में भी यही है, अगर राज्यसभा को लगे कि कोई ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए, नहीं, आपको पता है कुछ ऑल इंडिया सर्विस होती है, यानी उस सर्विस में आने वाले लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी सेवा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सेवा करते हैं। जैसे यानी वो पूरे देश में सेवा करते हैं। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी काम करते हैं। इसलिए राज्यसभा को लगे कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए तो वो आर्टिकल 312 में की पावर में जो इसने अथोराइज की है, इस आर्टिकल ने, उस पे एक रेजुलेशन पास कर सकती है, उसको एक्सरसाइज करके कि ऐसी एक सर्विस होनी चाहिए, और उसको, उस सर्विस को, नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, उसको क्रिएट करे पार्लियामेंट। जब ये बन जाएगा तब लोकसभा उस पर विचार करेगी और राज्यसभा भी विचार करेगी, लेकिन सिफारिश करने की शक्ति लोकसभा को नहीं दी हुई है। इसके अलावा जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, आपको पता ही है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे पूरे देश से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से बन के आते हैं, लोग सीधे चुनते हैं अपने अपने सदस्य। हर स्टेट में बटे हुए हैं, किस स्टेट के लोग कितने सदस्यों को चुनकर लोकसभा भेजेंगे ये निर्धारित है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है सदस्यों का,
उसमें लोग सीधा पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसका हमने राष्ट्रपति के जब अध्याय हम कर रहे थे उसमें जिक्र किया था। तो राज्यसभा में सदस्य ऐसे आते हैं। लेकिन देखिए पॉइंट ये था कि अभी हमने बताया था कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य चुनते हैं। इसका मतलब जो 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आपको पता ही है कि सिर्फ 2 में विधानसभा है। वो जिनमें विधानसभा है दिल्ली और पांडिचेरी, उनके सदस्य तो अपने सदस्य चुनकर भेजेंगे राज्यसभा में। बाकी कैसे चूज करेंगे, लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट उनका तरीका बताएगी कि कैसे चूज करें। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है। लोकसभा में एक सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कोई सदस्य नहीं। यह हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें इनडायरेक्ट होता है और इसमें डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जो लोग हैं अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से जिनकी उम्र हो गई है वोट डालने की, जो 18 साल के हो गए हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में। एक और जो बात है जिसमें लोकसभा को विशेष अधिकार है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आंसरेबल है लोकसभा के लिए, यानी लोकसभा उनकी खबर ले सकती है। लोकसभा कहे कि नहीं आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, वो फिर सफाई देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं, फिर मतदान होगा। अगर लोकसभा का वो विश्वास खो दें तो वो सरकार नहीं रहेगी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, पूरी की पूरी सरकार चली जाएगी, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल चला जाएगा अगर लोकसभा का विश्वास खो दें तो। लेकिन ऐसा विश्वास खो दिया है या नहीं खो दिया है यह जांचने का प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आ सकता, ऐसा लोकसभा में ही आ सकता है। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए है, ये लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है और राज्यसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो आपने देखा भी होगा कई बार सरकार बनती है, लोकसभा में तो उनका बहुमत होता है, राज्यसभा में बहुमत नहीं होता, फिर भी सरकार चलती है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कई बार आई है, कि राज्यसभा में एक पार्टी का बहुमत है, लोकसभा में नहीं है, तो वो सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा कि आप विश्वास खो चुके हो, और जैसे ही प्रस्ताव पास होगा अविश्वास का, सरकार चली जाएगी। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा है उसके अंदर ऐसे लोग देश के जिनको स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किस चीज का, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, ये 4 चीजें, इन चारों चीजों का या चारों में से किसी भी एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज है, तो उनका, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें एंश्योर किया गया है। कैसे एंश्योर किया गया है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं ऐसे लोगों को राज्यसभा में, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकते। वो अगर आपने याद करना है तो वो ऐसे याद कर लें
लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इसका स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसके इन फील्ड में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व एंश्योर करा जाता है राज्यसभा में। राष्ट्रपति महोदय को यह शक्तियां देकर कि वो 12 तक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। आपको पता ही होगा कि सचिन तेंदुलकर आजकल मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा में। इसी तरह से मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं और एक फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। तो क्योंकि उनको स्पेशल नॉलेज है। इसी तरह का प्रतिनिधित्व लोकसभा में इंश्योर किया गया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं इस कम्युनिटी से। अब आगे सदस्य संख्या। आपको पता ही है कि राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सदस्यों की संख्या नॉट मोर देन 250 है। नॉट मोर देन 250। दो 250 से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते। मनोनीत सदस्य मिलाकर लोकसभा में नॉट मोर देन 550 आर्टिकल 80 कितने में लिखा है? ये रहा। नहीं यहां नहीं है, नहीं यहां नहीं है। आर्टिकल 79, 80, 81 में लिखा है। आर्टिकल 81 में लिखा है कि 550 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 331 में लिखा है कि चाहे आर्टिकल 81 में कुछ भी लिखा हो, अगर राष्ट्रपति महोदय को लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। इसका मतलब इस आर्टिकल के द्वारा 331 के द्वारा एंश्योर किया गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व हो। इसी तरह से इसमें एंश्योर किया गया है कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस इन फील्ड से स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में एंश्योर हो। अब यह है कि ये तो होगी मोर देन, कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन आज कितने हैं? जो प्रेजेंट मेंबरशिप है वो राज्यसभा की 245 है। इसके अंदर 233 इलेक्टेड हैं बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं उनकी, और 12 सदस्य मनोनीत हैं। इसके अंदर 545 है प्रेजेंट मेंबरशिप। इसमें से 543 इलेक्टेड हैं डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो 2 मेंबर हैं वो मनोनीत हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो इस तरह से आज हमने इनका कंपैरिजन किया। मुझे लगता है कि कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। और
जो ये था ना, जो अकाउंटेबिलिटी की बात थी, कहां पर की है वो, हाँ ये वाली इस जगह पे 12 में, इसका जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 75(3) में है। उसमें लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। थैंक यू, बाय बाय।